नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सभी को राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणियों का इंतजार रहता होगा। राजीव जी दुनिया भर में छा गए हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन फिर अध्यात्म की दुनिया चुनी उन्होंने और फिर उनकी भविष्यवाणी का लोग इंतजार करने लगे। आज उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी करी है और बताया है कि क्या होने वाला है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद भारत में। क्या क्या ऐसी स्थिति होगी कि भारत में भी कुछ हालात ऐसे बन जाए? क्या नौजवान गुस्से में हैं और इन सब का परिणाम क्या होगा? दिल थाम के सुनिए, क्योंकि ये आज की भविष्यवाणी आपका दिल दहला देगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और मैं धन्य है प्रभु जी, मार्च के महीने में कहा था कि ये संवत जो है ये बता रही है कि देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन से सरकारें बदली जाएंगी। मेरे रिकॉर्ड में है, जो दर्शक देखना चाहे वो देख सकता है, और आपको तारीख और डिटेल भी बता देंगे। इतने महीने पहले आपको पता था कि नेपाल में ऐसा हो जाएगा, बांग्लादेश में ऐसा हो जाएगा? ये हनुमान जी का कनेक्शन क्या है जो आप ऐसी ऐसी बड़ी बात भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया के कई देशों में आंदोलनों से तख्ता पलट होगा? ये बातें आती कहां से आपके एंटीने में? हाँ, तो संजय जी, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले दर्शकों को मैं अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो प्रूफ दिखा दूं जो आपने ठीक कहा था, और एक वीडियो भी है। उस वीडियो का पोर्शन जो है, जिस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, उसका जरूर दिखाइएगा। मैं आपके स्टूडियो में भेजता हूँ। देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ 10th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, जो कि सब राज्यों में किसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र के द्वारा उनको पोजीशन से हटाने का योग बन रहा है। 10वें, और इसमें आपको बताएं संजय जी, राजा की हत्या का योग भी ये बनता है। ये किस कंट्री में होगा, तो उस कंट्री के लिए तो उसकी हॉरोस्कोप होना जरूरी है। इसलिए हम तो जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल में हम ये देखेंगे एब्रप्टली, अचानक, क्योंकि 8वां घर अचानक घटनाओं का होता है। अचानक, जैसे कि आपको जानकारी के बताएं, 2001 में भी संजय जी, सूर्य जो है आपका क्या नाम है, वर्षेश था, साल का स्वामी था। तो उस दौरान आपका नेपाल में खूनी वो संघर्ष हुआ था परिवार में, जो राजा को मार दिया गया 2001 में। तो ये मैंने आपकी जब 16 मार्च को संवत्सर की हॉरोस्कोप, जो संवत्सर हमारा हिंदू वर्ष शुरू हुआ था 29 मार्च 2025 को, वो ये हॉरोस्कोप है संवत्सर की। इस हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए मैंने उस प्रोग्राम में कहा था, और दर्शक ये देख सकते हैं, ये राइटअप मैं दोबारा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये आप देखिए, ये है राइटअप। और इसमें ये पीछे की तरफ आप देखिए, जितना ये अंडरलाइन किया हुआ रेड मार्क से, ये सारी प्रेडिक्शन मैंने उसमें की थी। तो ये सब कुछ सब घटना घटी है। तो इसका मतलब, और मैंने उस प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 2001 में संजय जी, 2001 में भी संवत्सर का स्वामी सूर्य था, सन था। और अभी 2082 है, 2082 संवत्सर है, इसका भी सूर्य है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें तो वीडियो में उस समय देखिएगा, उस समय मैंने कहा था कि नेपाल में तब भी राजा की हत्या हुई थी, राज परिवार में 2001 में, रिकॉल कर रही है। और आप देखिए उसी नेपाल में फिर से ऐसी ऐसी घटना कि मतलब लोगों को, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोगों के लिए, इनके चौंकाने वाली। और एक नया नाम जो अभी पॉपुलर हुआ, उस पर भी मैं थोड़ा सा डिटेल आज दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जेन जी क्या है ये। और ये जेन जी जो है आंदोलन इस तरह से कैसे गया कि सरकार को ही पलट दिया। 4 पुराने प्रधानमंत्रियों, उनकी भी पिटाई हुई है, मंत्रियों की पिटाई हुई, संसद फूंक दिया, सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया। ये सब चीजें हुई हैं, और ये मैं आपके उस प्रोग्राम में कह भी चुका था। इसके अलावा मैंने आपके उस प्रोग्राम में मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे। 2 लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आचार्य जी ने, राजीव जी ने, ये इतनी क्या नाम है, बाढ़ वगैरह आई है हिमाचल में और उत्तराखंड में, और ये पंजाब में इतनी तबाही हुई है भारी लेवल पर, जो कई वर्षों में, पंजाब में तो 40 साल के बाद इस तरह का नुकसान हुआ। तो ये बात नहीं गई। लेकिन दर्शकों, मैं आपको याद दिला देता हूँ संवत्सर की मेरी उस भविष्यवाणी को, जिसको अभी मैंने दिखाया था। उसमें पढ़िए, मैंने प्राकृतिक प्रकोप से, नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान होगा, ऐसी बात कही। तो सबसे पहले मैं आज अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये राइटअप है, और राइटअप की हेडिंग ही मैंने इसमें ये बनाई है, जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने कहा पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल में जन आंदोलन के द्वारा सत्ता परिवर्तन,
जैन जी एजिटेशन क्या भारत के अहंकारी शासन के लिए एक स्ट्रॉन्ग संदेश है क्या? तो ये संदेश क्यों है? क्योंकि भारत का एक दुर्भाग्य भी है। ये देखिए, मैं आज उस पेशे भी भैया संजय जी, आप चौंकाने वाली एक एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च लेकर के आया हूं। ये भारत की कुंडली है, देखो। और भारत का तीसरा घर से हमारे पड़ोसी देश देखे जाते हैं। भारत की कुंडली में छठवें घर का स्वामी, छठवां घर होता है, हमने अक्सर कहा है कि छठवें घर का स्वामी जहां भी जाएगा वहां पर झगड़े पैदा कर देगा। तो भारत की हॉरोस्कोप में ये भारत का प्रारब्ध है, डेस्टिनी है कि भारत को हमेशा पड़ोसी देशों से संघर्ष करना पड़ेगा, या भारत की इकोनॉमी का भी झगड़ा रहेगा, बॉर्डर का झगड़ा भी उसके साथ रहेगा। तो मैं शुरू करता हूं प्रोग्राम में। ये जो राइटअप है, ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है। हमेशा मैं बृहस्पति संहिता को कोट करता हूं, क्योंकि ये बातें किसी मनुष्य के कंट्रोल की बात नहीं है। ये किसी को परेशान होने, किसी की देशभक्ति को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही है। ये हम बता रहे हैं, मेरा प्रोग्राम ज्योतिष का है, तो मैं उसी आधार पर बता रहा हूं कि मैंने अक्सर हमेशा आपके हर प्रोग्राम में बताता हूं, ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजा और अन्य प्रोमिनेंट पीपल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट होते हैं। काल का ज्ञान, काल बनता कैसे है? विच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट, दशा पैटर्न along with the promises according to planetary combination in the horoscope। भी काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है, और ग्रह ही हमारे कर्मों के फलों को देने वाले होते हैं। ये बृहस्पति संहिता का कोट है। एक कोट आज और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लोग अक्सर, जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, जैसे आपने भी कई बार कहा, आप राजनीतिज्ञों वाली बात कर देते हैं कभी कभी। तो मैं आज ये बृहस्पति संहिता का जो कोट, फिर एक नया कोट आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिएगा कि भाई राजनीति किसका विषय था? पहले राजा का, गुरु जो होगा उसी का विषय होगा। तो उसमें यह बृहस्पति संहिता कहती है, जिस प्रकार दीपक अर्थात प्रकाश से विहीन रात्रि, मतलब कोई रात बिना दीपक के, और आकाश बिना सूर्य के, सूर्य से रहित आकाश होता है। जहां अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा रहेगा आपके, सूर्य से रहित आकाश होता है। वैसे ही स्थिति दैवज्ञ, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है संस्कृत में, वैसे ही स्थिति दैवज्ञ के बिना राजा की होती है। वह अंधे की तरह मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है। बृहस्पति संहिता कहते हैं कि जो राजा के पास दैवज्ञ नहीं होता, वो अंधे की तरह मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है, मार्गदर्शन के अभाव में। अतः विजय मतलब सक्सेस, यश, फेम, लक्ष्मी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, उत्तम भोग, एंजॉयमेंट और ऑफ लग्जरी, तथा कल्याण मतलब वेलफेयर की अभिलाषा मतलब डिजायर रखने वाले राजा को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद यानी एस्ट्रोलॉजर के समीप जाना चाहिए, अर्थात उससे परामर्श डिस्कस करके ही कार्य करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बृहस्पति संहिता का कोट किया। तो मैंने 16 मार्च 2025 के प्रोग्राम में संवत्सर 2082 की हॉरोस्कोप, जो कि लियो लगन की, जो अभी मैंने आपसे शेयर की, डिस्कस करते हुए कहा था कि सूर्य 2001 में भी संवत्सर का राजा था। तब नेपाल की रॉयल फैमिली में ब्लड शेड हुआ और राजा की हत्या हुई। इसी संवत्सर, जो कि 29 मार्च 2025 को 4:27 पर शुरू हुआ शाम को, ये संवत्सर सिंह लगन में शुरू हुआ, जिसका भी राजा सूर्य है। पिछले दिनों जैन जी के आंदोलन के साथ बाहरी हिंसा, आगजनी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ नेपाल में फिर से, जिसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर जलाए गए। संसद, पीएम हाउस, मीडिया हाउस इसको भी। ये जनता का गुस्सा मीडिया के प्रति क्यों है? आप देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार 2-3 बार डिस्कस किया, डेमोक्रेसी को मैंने डिस्कस किया संजय जी। तो मैंने इसमें बताया था कि डेमोक्रेसी को 3 चीजों से खतरा होता है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, जहां लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार मिलता है, साथ में आपको आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ आपके, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। तो उसकी 3 खामियां बताई थी मैंने। वोटर एपैथी, मतलब वोटर उदासीन हो जाए, परसेंटेज ऑफ वोटिंग गिरने लगे, तो भी यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। दूसरा, मैंने ये कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे गोदी मीडिया हमारे यहाँ देश में काम कर रहा है, इसी तरह नेपाल में भी था। भाई प्रो गवर्नमेंट था कि गवर्नमेंट से फंडिंग होती है मीडिया की, तो मीडिया वाले जो है गवर्नमेंट की बात दिखाएंगे, पब्लिक के हित की बात करेंगे। जबकि मीडिया की, जो मैं आज अगर समय मिला तो जरूर डिस्कस करूंगा, मीडिया की डेमोक्रेसी में मॉरल ड्यूटी क्या है। मैंने आज उसमें थोड़े से पॉइंट्स बनाए थे कि डेमोक्रेसी, अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मीडिया की
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली तो यह है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही है उसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि बाय द पीपल और फॉर द पीपल है डेमोक्रेसी की एक फिलॉसफी। तो संजय जी, वो मीडिया अगर आपको जो, और मीडिया का काम ये रहा कि भाई सरकार से सूचना ला करके जनता तक देना, तो ये जो विद्रोह जो हुआ था, मैं आज नेपाल की हॉरोस्कोप की आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आज मैंने ये प्रोग्राम में ये सोचा था कि एक रिसर्च में प्रोड्यूस करूंगा आप लोगों के सामने, क्यों भारत के इर्द गिर्द पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस जगह पे सब जगह हिंसा हो रही है, और जबरदस्ती लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा एग्रेशन बढ़ा कि वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों तक घुस गए। तो यह याद रहे कि मतलब मंत्रियों के घर जला गया, संसद, पीएम हाउस, मीडिया हाउसेस को भी जला गया। याद रहे इस बार 2025 में मार्च मंथ में 2 ग्रहण पड़े थे। आप सभी लोगों को याद करिए कि 2 ग्रहण पड़े थे, और वो जो तारीख थी 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण पड़ा था, 28 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण पड़ा था, और 7 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही 7 सितंबर को एग्जैक्टली संडे के दिन भी चंद्र ग्रहण पड़ा था। और आप देखिए कि उस ग्रहण के आसपास ही ये नेपाल में घटना घटती है। ये सभी सिंह और कुंभ राशि की एक्सेस में पड़े थे, मतलब ये जो ग्रहण पड़े थे लियो और एक्वेरियस की एक्सेस में पड़े थे। इस वर्ष की वर्ल्ड जो हॉरोस्कोप है, वर्ल्ड की दुनिया की जो हॉरोस्कोप है, वो भी ये जो दर्शकों को दिखाइएगा, ये दुनिया की हॉरोस्कोप देखिए, दुनिया वर्ल्ड की हॉरोस्कोप कुंभ लगन की थी, और सो ये कुंभ लगन की एक्सेस में लग्न और 7th हाउस में आए थे ये ग्रहण। अतः तीनों ग्रहों का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। इन सभी के लिए अत्यंत अशुभ समाचार लाने वाले ग्रह योग का लगातार संकेत मिल रहा था ये इस ग्रहण से। मतलब जो वर्ल्ड की हॉरोस्कोप थी उसमें भी ये 3 ग्रहण संजय जी एक ही एक्सेस राशियों की एक्सेस में आए हैं। और जानकारी के लिए समय मिलेगा तो आज आपको बता देता हूं दर्शकों, अगले संडे को फिर सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण है। आपने चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो देख लिया कि नेपाल में किस तरह सत्ता उखड़ गई है। और ये नेपाल की जो राशि है, चंद्र राशि, वो कुंभ राशि है, और नेपाल का जो जन्म जिस नक्षत्र में हुआ, पूर्व भाद्रपद, उसी पूर्व भाद्रपद में ये ग्रहण पड़ा था संजय जी। उसी राशि में, उसी नक्षत्र में ग्रहण पड़ा, और नेपाल में इतना बड़ा कांड हो गया कि आप देखिए पूरी दुनिया का लिए एक टॉपिक बन गया डिस्कस करने का। सो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की क्लासिक्स के अनुसार द रूलर ऑफ द कंट्री, जो मैंने हमेशा दिखाया है, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की क्लासिक्स के अनुसार द रूलर ऑफ द कंट्रीज वुड बी मेंटली डिस्टर्ब इन दिस ईयर, जिसका राजा सूर्य होता है, ये उसका प्रभाव बताया गया उसमें। वैसे भी लियो लग्न का स्वामी संवत्सर की कुंडली जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, उसमें 8वें घर में 5 ग्रहों से पीड़ित है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ करेक्ट कॉर्पोरेट्स, इस दौरान ये माना जाता है जिस समय सूर्य अगर राजा हो तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, और करप्ट लोगों का पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, मतलब पैसे वाले और पैसे वाले हो जाएंगे, गरीब तो गरीब होगा ही होगा। पॉलिटिशियन, डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनकम, धन संपदा में भारी अंतर। जो कहते हैं ना कि जो सामाजिक जो ये झगड़े का जैन जी का एक कारण भी क्या था कि वहां 10% लोगों के पास, एलाइट लोगों के पास आपका कंट्रोल हो गया था पावर का। तो वो उनका एक गुस्से का कारण। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था, देयर मे बी सीवियर अर्थक्वेक्स, ट्रेजेडीज, डिजास्टर इन द हिल्स, स्पेशली मैंने कहा था हिल्स में, तो इसलिए उत्तराखंड और वो सारी बात भी आई हैं, हिमाचल वाली। स्पेशली मैंने डायरेक्शन तक उसमें प्रेडिक्शन में बताए थे, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि पीपल में लॉस फेथ इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर माने सिस्टम ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर जगह पर अभी देखिए फ्रांस में भी विद्रोह शुरू हो चुका है। of the people's unrest may be widely spread to many countries, which may become violent and may force to many leaders. ये prediction मैं दर्शकों आपके सामने रिपीट करके बता रहा हूं कि many leaders to step down from their position. कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, कई प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियंस अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस छिपेंगे। ये भविष्यवाणियां मैं संवत्सर की बता रहा हूं, और अभी भी ये तो 3-4 महीने ही निकले हैं, अभी पूरा वर्ष बाकी है। उन सभी पर उनके देशों में लिटिगेशन भी शुरू होगा, युद्ध जैसे हालात बनेंगे, ट्रेड वार,
चरम सीमा पर होगा। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक कष्टों के बढ़ने का संकेत है। वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डिसइंटीग्रेट होंगे, मतलब उनका महत्व खत्म हो जाएगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस है और दूसरे भी हैं। लोगों का उन पर ट्रस्ट खत्म होगा। ईगोइस्ट लीडर मे फाइट ईच अदर and may go about destroying each other in war, general war as well as in trade war. Law and order बिगड़ेगा, thefts, uncrime, terrorist attacks, cyber attacks, online fraud बढ़ेंगे, total harmony, brotherhood and peace of the world will be disturbed. Sex crime, sex scandals of prominent people, politicians may be exposed. ये सारी बातें मैंने आज आपका 10-15 मिनट इसी में लगाए कि ये मैं बता चुका हूं आपको। तो मुझे बताना था कि देखो कैसे हमारा जो, जिसको आप हिंदू वर्ष कहते हो, एक्चुअली वो सनातन धर्म का वर्ष है, कितना सटीक है कैलकुलेशन कि ये सारी चीज हम देख रहे हैं। जैसे किस तरह से एक दूसरे से लोग भिड़ रहे हैं। ट्रंप ने पूरा, ट्रंप चाइना का, ट्रंप इंडिया का, मोदी जी का चाइना के साथ, मोदी जी का ट्रंप के साथ, इजराइल, गाजा, ये सब जगह आप देख रहे हैं ईगोइस्ट लीडर, यूक्रेन रशिया चल ही रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो नेपाल में हिंसा परिवर्तन क्यों हुआ, ये राइटअप है, जरूर शेयर। तो आज मैं नेपाल की दर्शकों आपके हॉरोस्कोप मैंने शेयर करने जा रहा हूं। ये है नेपाल की हॉरोस्कोप। ये नेपाल की हॉरोस्कोप है। नेपाल जो हमारा, वैसे तो वहां पर किंग का शासन हुआ करता था, लेकिन ये जो नया नेपाल बना है, जो डेमोक्रेटिक नेपाल है, इसका नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 मई 2008 वेडनेसडे। और रात्रि का इसका बर्थ का समय है 11:26:58। मैंने सेकंड से करेक्शन किया। काठमांडू 23 आवर 26 मिनट 58 सेकंड। मकर लगन की कुंडली है। लग्न में राहु, सेकंड हाउस में चंद्रमा, और 5वें घर में शुक्र, सूर्य और बुध है वक्री, और मंगल और केतु, मंगल नीच का है, केतु के साथ अंगारक योग 7वें घर में बना रहा है। शनि इनके 8वें भाव में है और 10वें लग्नेश होकर के, लग्नेश है और 8वें भाव में है, और उसको 10वें भाव को देख रहा है तीसरी दृष्टि से। सो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है इनकी राशि कुंभ, उस समय जब मकर लगन था उनकी राशि कुंभ, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद था। याद रहे 7 सितंबर 2025 को चंद्रग्रहण इसी राशि और इसी नक्षत्र में पड़ा था। सन सिग्निफाई हिल्स और नेपाल बिलोंग्स टू दिस एरिया, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी है। इस हॉरोस्कोप में लग्न में राहु 7वें हाउस में नीच का मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। इनकी लग्ना सेकंड हाउस और 10th हाउस पावर अथॉरिटी पर एस्पेक्ट पड़ रही है। इस हॉरोस्कोप का लॉर्ड 8th हाउस में था, लग्ना लॉर्ड, और थर्ड लॉर्ड एस्पेक्ट से 10वें घर को प्रभावित कर रहा है। इस हॉरोस्कोप में लग्न, सूर्य, चंद्र और 10वां घर, 10th हाउस, सेकंड हाउस, सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में, जो इस कंट्री में सदैव करप्ट रिजीम, मतलब करप्ट जो रूलर के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, अनस्टेबल गवर्नमेंट के, एनआरकी का ऑलवेज संकेत देते हैं। मतलब इस देश में हमेशा भ्रष्ट लोग आएंगे, एनआरकी रहेगी, जनता खुश नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें 10वां घर, मैंने जैसे बताया, आपका शरीर, लग्न शरीर होता है, सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्रमा आपका मन है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर दुष्ट किस्म का प्रवृत्तियां होंगी उसके अंदर, कितना ही खूबसूरत इंसान हो, अगर उसका लग्न पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है और चंद्र पीड़ित हो, तो ऐसा आदमी तो मतलब सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, वो दुष्ट प्रवृत्ति का ही होगा। तो जब किसी देश के लिए आता है तो उस देश के ऊपर जब भी जो सरकार बनाएगा उसको इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, भ्रष्ट लोग आएंगे। सो हमारे इसमें आ रहा है कि भाई यही कारण है कि 2008 के बाद इस देश में सत्ता सदैव कोएलिशन में कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस के पास रही, जो कि जेन जी का यही शिकायत थी कि ये 3-4 लोगों में रोटेशन में सत्ता जो है बार बार एक म्यूजिकल चेयर की तरह से बांटी जा रही है। मून सिग्निफाई पब्लिक ओपिनियन, 4th लॉर्ड मार्स जो है प्रजा का कारक होता है, 4th लॉर्ड भी राहु केतु से पीड़ित है, अतः जनता ऑलवेज अपने रूलर से खुश नहीं रहेगी। 7 सितंबर 2025 का ग्रहण इसी इनकी चंद्र कुंडली में ही पड़ा था। करेंटली इनकी दशा शनि और बृहस्पति की चल रही है नवंबर 2025 तक। उसके बाद शनि बुध 21 नवंबर 2025 से 31 जुलाई 2028 तक शनि में बुध आएगा। जब ये घटना घटी उस समय भी संजय जी, उस दिन भी शनि जो है के साथ था चंद्रमा, और मंगल उसको देख रहा था। मतलब कितना सटीक चीजें हैं गणना, आप देखिए जिस दिन घटा दोनों। ये तो रवि जी कुछ जादू की तरह है कि आप बताते हो इतने महीने पहले कि ये
ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रह होंगे और ऐसा हो जाएगा, तख्ता पलट जाएगा, वैसे ही हो जाता है। ये अब लोग कहते हैं कुछ होता नहीं है, हाँ होती नहीं है, होती तो है। वही तो मतलब हमने अभी तक ज्योतिषियों को देखा कि भाई शादी की कब होगी, बच्चे होंगे, कुंडली मिला दो, और नौकरी कब लगी ये पूछे, लेकिन कोई देश दुनिया के बारे में इतनी बड़ी चीज है जहां पर कोई मतलब दूसरी नॉलेज उसको छू नहीं सकती है, हम उसको पहले से ही बता के चल रहे हैं। और संजय जी एक चीज और बताता हूँ जल्दी से, मैं एक और अभी सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बीच में बात आई थी जब आपने कहा कि असैसिनेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स एड क्लोज एड प्रो राइट एक्टिविस्ट चार्ली किर्क ऑन सितंबर 10 को उसका मर्डर हो गया। हाँ। उसका मर्डर हो गया है ना, और वो पूरी अमेरिका में बुरी तरह छाया हुआ है। तो ये दर्शकों, ये आपको याद है, आप लोगों को मैंने ये डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप है, और डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप का ये राइटअप है, ये आपके पास है, जरूर शेयर कीजिएगा। आप देखिए इस राइटअप में मैंने लिखा था, द पीपल ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड एज ए होल मे सी हिज टेन्योर एज एन अनप्रेडिक्टेबल uncertainty, wayward policies. The people of US may see his tenure with unrest, unhappiness, violence, shooting incidents. मैं गोली चलने की घटना बताई है, terrorist activities due to bad law and orders. He will work with ruthless and egoist attitudes which may disrupt the world market, trades, economy, local currencies, employment, and general happiness and peace. He may be charged with many corruption and sex scandal. तो ये सब मैंने चीजें आपको बताई थी। एक चीज और दर्शकों आप लोगों को बता देता हूं, बीच में टॉपिक आ गया है तो मैं बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा देख लो आप। डोनाल्ड ट्रंप की ये हॉरोस्कोप है, डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, मंगल उसको देख रहा है। और दर्शकों एक हॉरोस्कोप और जरा कॉमन है, जरा देख लीजिएगा, ये है बीजेपी की कुंडली। आप लोग, मैं इस तरह की रिसर्च लेके आता रहता हूं, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है। बीजेपी की हॉरोस्कोप में भी देखो चंद्रमा 8 नंबर में वृश्चिक। हमारे दर्शक इतने विद्वान हैं, अब आजकल स्क्रीन पे ये पेपर मिल जाते हैं ना उनको, तो दे कैन कोरिलेट, ये दोनों हॉरोस्कोप में दिखाइएगा एक साथ लगा करके, बीजेपी की और डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये मैं इसलिए एक साथ लगवा रहा हूं संजय जी, कि जिससे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भी इतनी जो है वेवरिंग क्यों है, मतलब जिनकी बातों में भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी इमेज इसी तरह की बन चुकी है, इनकी बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्या बोल देंगे कब बोल देंगे। जैसे बड़ी अभी अंधभक्त फिर बेचारे मुश्किल से फंस गए हैं कि वो मोदी जी ने उनके बारे में अच्छा सा, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए मैसेज किया तो मोदी जी ने तुरंत, मोदी जी जैसे वेट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कब जरा सा एक स्माइल मारेंगे तो मोदी जी तो बिल्कुल बिछ जाएंगे उनके आगे। सो मोदी जी तो बिल्कुल सरेंडर कर गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो ये आपको बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का चूंकि नीच का चंद्रमा है, डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी यूरोपियन यूनियन से कहा कि भारत के खिलाफ 100% टैक्स लगाना चाहिए, टैरिफ लगाना चाहिए। सो वो अभी भी आपको अटैक करेगा। सो डोनाल्ड ट्रंप की जो मोदी जी के साथ दोस्ती हो गई है, ये सब अभी हवा ही है, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि भारत की कुंडली भी ऐसा अलाउ करती नहीं है। तो मैं अभी इस विषय पे आ रहा हूं। मैंने एक विषय पर यह देखा कि मुझे चिंता ये हो रही थी संजय जी, कि भारत में पहले श्रीलंका पड़ोस का देश है, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, और पाकिस्तान में भी पहले इमरान खान के बाद कितना वहां पर होता ही रहता है पाकिस्तान का। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, इसको एस्ट्रोलॉजिकली मुझे देखना था। तो मैं आगे बढ़ता हूं अपना, कि जब ये घटना घटी उस समय शनि मंगल से पीड़ित हो रहा था, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। 9 सितंबर को मून वाज विद सैटर्न एंड मार्स वाज एक्सपेक्टिंग इट, अर्थात जनता की मनोदशा का कारक शनि मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा था। सूर्य भी राहु केतु से पीड़ित था, इसलिए यह घटना घटी। 13 सितंबर 2025 को, आपको पता है संजय जी, आज 14 को हमारा प्रोग्राम है, 13 को कल मंगल राशि बदल चुका है। भारत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। तुला राशि में प्रवेश करने के बाद कुछ हालत सुधरेंगे, ये तो सुधरेंगे हालत, तो ये नेपाल के लिए कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनने का संकेत भी आ गया है, लेकिन वो बहुत स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की महादशा 10वें घर से 6वें घर में है। जो भी सरकार आएगी उसमें बहुत ज्यादा शांति नहीं आने वाली है, अनस्टेबल रहेगी। भारत के जन्म हॉरोस्कोप में मंगल की दशा, पड़ोसी देशों में जन आंदोलन का असर। जल्दी से, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन मेरा एक प्रोग्राम ये था कि लोग जब मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं जल्दी से उसकी पॉइंट्स बताता हूं कि क्या रीजन रहा था और क्या हमारे देश में भी इस तरह की चीजें हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं संजय जी, क्योंकि भारत की कुंडली
मैं एक बीइंग ज्योतिषी में आपको बता रहा हूं, ये जो भारत का चार्ट मैंने आपको दिखाया, भारत के चार्ट में संकेत मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिमिलर कंडीशन नेपाल जैसी हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। तो दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये अनरेस्ट होता कैसे है, और खासतौर से छात्रों से संबंधित यूथ का और जेन जी के बारे में थोड़ा सा मैं इनपुट देना चाहूंगा। तो भारत के रीजन ऑफ अनरेस्ट इन नेपाल, द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट बाय जेन जी इन नेपाल वाज ए गवर्नमेंट इम्पोज सोशल मीडिया बैन, जिसमें 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बंद कर दिए थे, और फॉर फेलिंग टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, comply with content moderation rules, with 90% of Nepal's 30 million people online and 14.3 million active social media user. The ban disrupted education, और जो एजुकेशन बेचारे जो ऑनलाइन एजुकेशन है उनका नुकसान हो गया, बिजनेस का नुकसान हो गया, और फैमिली कनेक्शंस फॉर द डायस्पोरा जो विदेश में रह रहे हैं नेपाली, उनका कनेक्शन बंद हो गया। Protesters saw it as a violation of constitutional right to free speech. उन्होंने लगा कि फंडामेंटल राइट हमारा स्पीच। सेकंड रीजन था widespread corruption and political impunity. A core grievance was entrenched corruption among Nepal's political elite, just like in India. हमारे भारत में भी है, हमारे भारत में भी संजय जी जो एलाइट है, मतलब जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो उनके सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो जाती है, उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। आम आदमी का भविष्य कुछ नहीं है, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी उन लोगों की भी सुन रहे हैं। तो हमारा भी देखिए जो फ्लॉ है, मैंने आपको कहा डेमोक्रेट, दर्शकों सुन लो कि वोटर एपैथी, वोटर का अगर आप वोट चोरी करोगे या उसको बूथ तक नहीं जाने दोगे तो बेचारा वो घर बैठ जाएगा जाके, तो ये वोटर एपैथी होगा, वोटर का कष्ट है कि वो आराम से वोट डालने नहीं जा पा रहा, जो उसकी फंडामेंटल राइट था। तो उससे जब वोटर अगर उदासीन हो गया तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा। दूसरा, मीडिया का तो मैंने ही बता दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही, कि मीडिया जब आपका साथ दे ही नहीं रहा तो वो भी एक पिलर जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तीसरी चीज है एलाइट कंट्रोल, तो इसमें तो पैसे वालों का कब्जा है। जो नेपाल में हुआ वो भारत वर्ष में भी है। मैं आपको आगे से बढ़ते हुए बताता हूं, जस्ट लाइक इन इंडिया, जहां निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के एमपीज खुलेआम JNK में अपनी मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन शो ऑफ करते हैं। आप चढ़ा रहे हो इस देश में जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर है, आप चढ़ा रहे हो लोगों को। और अक्सर आप नेताओं के बच्चों को देखिए जिस तरह से फ्लॉन्टिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में, आप शो ऑफ करते हो टीवी चैनल पर, उन पर वीडियो डालते हो, इंस्टाग्राम रील डालते हो, तो जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो उसके अंदर दुख पैदा होगा और क्रोध आएगा, क्योंकि आखिरकार किसके पैसे से आप ये सब ऐशो आराम कर रहे हो? जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। अंबानी की शादी की दूसरा उदाहरण था, वो हैव रोटेटेड, तो उनके नेपालीज की क्या करें, वो हैव रोटेटेड, ये करप्ट लोगों ने क्या किया, वो हैव रोटेटेड पावर अमंग ए फ्यू एल्डरली लीडर्स, जैसे भारत में भी है। भारत में भी कुछ बुजुर्ग जो है 75 साल के होने वाले हैं संजय जी, कुछ बुजुर्ग 75 साल के होने वाले हैं। तो भारत में भी यही हालत है कि एल्डरली लोगों ने पीएमओ में देखिए सारे रिटायर्ड बाबू आपके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो भारत में भी यही है। तो यंग को जो है बेसिकली कोई होप नजर नहीं आ रही इस सिस्टम में, तो वो उसके अंदर उबाल आएगा ही आएगा। जो जेन जी है, जो जेन जी का मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। 96 से 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब जिसने सेंचुरी चेंज होती हुई देखी है, वो जेन जी कैटेगरी मानी गई है। मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। तो निशिका यह है कि यहाँ पर भी मोदी जी सहित कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पीएमओ और अन्य मिनिस्ट्रीज पर कब्जा करके बैठे हैं और यंगस्टर्स के लिए कोई मोटिवेशन बचा नहीं है। इस सिस्टम में एंट्री का यही हाल कई रीजनल पार्टी जैसे जेडीयू, टीडीपी और बादल अकाली दल का भी यही हाल है। अब उसमें भी आप देखिए टीडीपी में भी बात चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू के बाद उनका बेटा ही बनेगा। तो मतलब एलाइट का ही कंट्रोल है, तो आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं। ओवर ए डिकेड लीडिंग टू 13 गवर्नमेंट्स, तो जिसका नतीजा हुआ कि 13 गवर्नमेंट बदल गई 2008 से लेकर अभी तक। टोटल माफियाज कंट्रोल ओवर सेक्टर्स लाइक एजुकेशन। हमारे देश की तरह सिमिलर सिचुएशन है कि वहां पर भी माफिया का कंट्रोल है एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ केयर पर, टूरिज्म पर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सिमिलर सिचुएशन भारत में भी है, जहां सत्ता कॉर्पोरेट नेक्सस में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल पर सबका इनका कब्जा है इन लोगों का। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी विद चैंट्स एंड साइन
टारगेटिंग लीडर्स फॉर फेलिंग टू डिलीवर ऑन इलेक्शन प्रोमिसेस। हमारे यहाँ भी इलेक्शन प्रोमिसेस 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, वो सब लोगों को पता है। तो ये उसके ऊपर भी जनता का गुस्सा था। दिस कल्चर ऑफ पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी वाज सीन एज ए बिट्रेयल ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। तो जनता को ये लगा कि ये धोखा है हमारे साथ। आप वोट लेने के टाइम पे जो बातें करते हो और हमको क्या देते हो, आप सरकार में बैठ करके आपके लोग पैसा बनाते रहते हैं। तो ये सब चीजें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमारे देश में भी है। ये भी एक रीजन था कि हमारे यहाँ भी आप देखिए 10 से 15% लोगों के पास देश का सारा पैसा पहुंच गया है, बाकी 85% लोगों में मिडिल क्लास है और बाकी पुअर हैं। देश की भी हमारे देश की भी अच्छी स्थिति नहीं है। वहां पर अगर 1400, संजय जी, वहां पर नेपाल में $1400 पर एनम का अगर पर कैपिटा इनकम है, तो हमारे देश में 2800 समथिंग है केवल। हमारे देश में भी बहुत अच्छी नाम, हमारा 136वां नंबर है पर कैपिटा इनकम में। हम भी इतने गरीब हैं, तो हमारा देश भी बहुत खतरे की हालत है। नेपो किड्स एंड एलाइट प्रिविलेज, नेपो किड्स एंड एलाइट प्रिविलेज एक चला था। सोशल मीडिया एम्पलीफाइड outrage over the lavish lifestyles of politicians, children and relatives, dubbed Nepo kids, who flaunted designer goods, luxury travel and estates on social media platform, while average Nepalis struggled. भारत में भी रेगुलरली ये सब देखा जा सकता है। Police brutality and government repression. What began as peaceful rallies escalated when security forces used tear gas, water cannons, rubber bullets, and live ammunition on September 8, killing 51 till this day, 51 till this day, and injuring 100. The shooting was near schools and hospitals, drew international condemnation and a unified border support, turning the protests into a generational reckoning. These causes reflect a pattern of Gen Z-led activism across Asia. ये across Asia Gen Z का ये activism देखने में आ रहा है, inspired by movements in Sri Lanka 2022, बांग्लादेश में 2024 में, केनिया में 2024 में, इंडोनेशिया में 2025 में, where youth challenge corruption, inequality and repression via social media. The evidence points to organic youth frustration and distrust with the political system. ये बेसिकली यूथ का फ्रस्ट्रेशन है और डिस्ट्रस्ट है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, उसका डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया है। तो हमको ये जानना चाहिए, ये सब चीजें आपको बताएं। और जेन जी क्या है ये मैंने बताया है। जनरेशन जी अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन स्टेम फ्रॉम ए confluence of economic insecurity, climate fears, political distrust and social injustice compounded by government's perceived failure to act. Their social, emotional and psychological issues are more than any other generation. संजय जी आपके लिए बता दे रहा हूं, लोग मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं आज वो कॉज बता रहा हूं। एक अच्छी बात मैं दर्शकों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको बताता हूं। मैं बहुत पॉपुलर हूं जेन जी में, जेन जी की पॉपुलेशन में मैं बहुत पॉपुलर। जितने लोग मेरे पास केस आए, कौन से केस, 2022 2000 के बाद में पैदा हुए बच्चे या 95 के बाद के, मैं बहुत उनको अच्छे ढंग से हैंडल कर लेता हूं। ये सब हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है मेरे पास में। जैसे तो मैं आपको बता रहा कि अब ये बच्चे बड़े क्या है ना, एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बच्चे हैं, इमोशनल भी हैं, एम्पैथेटिक भी हैं। मैं आपकी थोड़ी सी क्वालिटीज बता रहा हूं। Their social, emotional and psychological issues are more than any other generation. किसी भी पिछली पीढ़ी से ज्यादा है इनका ये साउंड है इसमें। ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली अपब्रिंगिंग, ये क्यों है कि अब आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, सो ये कॉज बन रहा है न्यूक्लियर फैमिली की अपब्रिंगिंग। होस्टाइल रिलेशंस बिटवीन देयर पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स इन देयर रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्ट्रस्ट इन मैरिजेस बढ़ रहा है इसी वजह से। their mainly issues are anxiety, loneliness, identity struggles, burnout, eco anxiety, hatred in the societies spread by media, political leaders on the basis of religion and caste. ये संजय जी इनको ये हेट्रेड और ये रिलीजन बेस्ड जो डिवीजन है सोसाइटी का, ये भी इनको पसंद नहीं आता है इन बच्चों को। और देखिए हमारे यहाँ भी देखिए क्या आपको पता है कि भारत में भी ये और इनके पास जेन जीज एक्टिविज्म सजेस्ट दे विल कंटिन्यू पुशिंग फॉर चेंज। इनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण देखने में आता है इस जनरेशन के अंदर कि ये चेंज चाहते हैं। क्योंकि देखिए लॉजिकली देखिए
कि एक आपकी 21वीं शताब्दी खत्म होती है और 2000 शताब्दी मतलब शुरू हो गई, 2020 शुरू हुआ, तो ये बच्चे वहां से पैदा हो रहे हैं हमारे, तो इसीलिए उनके अंदर चेंज का एक माइंडसेट जरूर है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में क्या, बॉर्डर कंटेक्स्ट एंड वेरिएशन बाय कंट्री, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, वहां पर भी इस तरह के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। Gen Z dissatisfaction often centers on economic barriers, climate inaction, and social justice. Mental health issues are amplified by individualism and social media pressures. और अथॉरिटेरियन और डेवलपिंग नेशन, जिसमें हमारा भारत भी आता है, मतलब जहां पर डिक्टेटर बैठे हैं या हमारा डेवलपिंग नेशन, वहां पर की जेनजी का क्या हाल है, जो भारत वाली जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, जेनजी फेसेस सेंसरशिप। हमारे यहाँ इन देशों में क्या है कि आप सोशल मीडिया कंटेंट को रोक दोगे तो सेंसरशिप उनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग के पैदाइश बच्चे हैं। सेंसरशिप, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी और लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक भेदभाव ज्यादा बढ़ गया और आपका जो है लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन के बच्चे ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, तो आम आदमी के लिए कोई स्कोप नहीं बचा। भारत में ये नेपाल की तरह देश का सारा पैसा, रिसोर्सेज केवल 10 से 15% लोगों के पास है, शेष या तो मिडिल क्लास या बेहद गरीब है। सोशल प्रेशर लाइक एकेडमिक कंपटीशन, जैसे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स, करप्शन इन इंस्टीट्यूशंस, लो पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हाई फीस, लेस फैसिलिटीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो जॉब गारंटी, ब्लीक फ्यूचर, ये बच्चों के सामने कठिन है। ये बात आपको संजय जी अटपटी लग रही होगी कि आज मैं किस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अभी भारत की हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहा हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा देखने जा रहा हूं। एजुकेशन माफियाओं का टोटल कंट्रोल है, जिसमें रूलिंग पार्टीज का बड़ा रोल है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड नो सिक्योरिटी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, और कल्चरल एक्सपेक्टेशन, हिंदू मुसलमान डिवाइड एड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। भारत में 2014 से रूल करने वाली सत्ता ने देश की दो जनरेशन, कौन सी दो जनरेशन है, 18 से 25 साल की और 25 से 35 वर्ष की, को 2 करोड़ नौकरी एवरी ईयर देने का वादा नोटबंदी किया था। नोटबंदी, फॉल्टी जीएसटी सिस्टम, हिंदू मुसलमान डिवाइड, धार्मिक उन्माद, झूठे राष्ट्रवाद, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगाई का भविष्य, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव से बर्बाद कर दिया। इसमें सरकार का 100% सहयोग हमारी कॉर्पोरेट लॉबी ने भी दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिया, करेक्ट ब्यूरोक्रेट्स ने भी दिया। परिणाम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के बाद भारत में भी ये ज्वालामुखी फटने के स्टेज में पहुंच रहा है। वोट चोरी का आंदोलन इसमें घी डालने का काम करेगा, जिससे ये आंदोलन देशव्यापी होकर बड़ा रूप लेगा। याद रहे, हमारा आपका जब तक वोट अधिकार सुरक्षित है संजय जी, तभी तक हम डेमोक्रेसी का पार्ट है। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, फिर आप हल्के देती, मैं थोड़ा शिथिल होता हूँ, आप झटकेदार बात कह देती हैं। आपने कह दिया कि वोट चोरी का मामला भी एक आंदोलन का रूप लेगा। निशिकांत दुबे तो पहले ही डर रहे हैं, उन्होंने 4 PM का थंबनेल लगा के कहा कि हमारी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को कह दिया है कि यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक जो थोड़ा सा भी ऐसा लगे, मतलब उनके मन का रहा हो तो उस पर रोक लगा दो। उनके वाले जो चैनल है वो क्या दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कब्जा हो गया, अमेरिका में तख्ता पलट हो गया, ट्रंप भाग गए, ऐसी चीजें निशिकांत दुबे को बहुत अच्छी लगती है। तो नेपाल की घटना के 48 घंटे भी नहीं बीते हुए थे कि निशिकांत दुबे लिख कर दे रहे कि हम अपने देश को नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। लोगों ने पूछा बना कौन रहा है भैया, तुम डर काहे कर रहे हो? अभी से तुम 24 घंटे के अंदर डरने लगे और अब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी एक बड़ा आंदोलन बनेगा। क्या लग रहा है कि क्या ग्रह बता रहे हैं कि जेपी की तरह कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा? देखिए, हिंसक तो नहीं होगा, तय बात है, गांधी जी का देश है, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन इस देश ने अंग्रेजों के सामने गांधी जी की लाठी की आवाज से अंग्रेजों को देश छोड़ते हुए देखा है। जेपी का अहिंसक आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सिंहासन खाली करो जनता आती के नारे ने देश हिला दिया। तो आपके ग्रह क्या बता रहे हैं कि वोट चोरी में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने की संभावना है देश में, और अगर खड़ा होगा तो क्या होगा? बिल्कुल, देखो, अब आपने जैसे ये मेरे से पूछा कि वास्तव में ठीक कहा कि गांधी जी का देश है, ये गांधी का देश है। गांधी ने अहिंसक नॉन वायलेंट मूवमेंट से ही अंग्रेजों को भगा दिया था। तो एग्जैक्टली हमारे देश में नॉन वायलेंस रहेगा, लेकिन आंदोलन तो किया था ना गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी और हमारे अंबेडकर जी ने, या जितने भी हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि आंदोलन करना
मतलब सरकार के खिलाफ अपनी उसकी नीतियों का खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है संजय जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। भाई हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा राइट है, उसको कोई निशिकांत दुबे और कोई फलाना ठिकाना नहीं उसको चैलेंज कर सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको पता है वहां पे नारे क्या लग रहे थे नेपाल में? ओली चोर गद्दी छोड़। ओली वहां का प्रधानमंत्री थे, जैसे हमारे यहां लग रहा है ना वोट चोर गद्दी छोड़, एग्जैक्टली सिमिलर नारा नेपाल में लगा है, ओली चोर गद्दी छोड़। हमारे यहां लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो आपका, और आपको बताएं जो हम बात कर रहे थे, ये विषय एक ऐसा सेंसिटिव इशू है संजय जी, वहां पर तो जो हमने आपको सारे फैक्टर गिना दिए कि जितने नेपाल में आंदोलन के लिए कारण तैयार थे वो हमारे देश में भी मौजूद है, लेकिन हमारे देश में उससे बड़ा आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट जो बनेगा वो वोट चोरी बनेगा। कारण यह है कि ये एक ऐसा विषय जो हमारा डेमोक्रेसी का एक ही मात्र लिंक है। जिस दिन ये वो आपका वोट चोरी गया, आप लोग खुद लोग, मैं बीजेपी के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, संघ के लोगों से भी कहता हूं, देश के जितने बुद्धिजीवी आप बताइए, जिस दिन आपका वोट का अधिकार आपका खत्म हो गया, छीन लिया गया, तो आप तो गुलाम बन गए। डेमोक्रेसी में फिर कहां रहे आप? तो सीधा सीधा गुलाम बन रहे हो, क्योंकि जब आप अपना वोट से कुछ कर ही नहीं सकते, वोट दे ही नहीं पाओगे। सो इसकी चोरी होने का बाद हम में और गुलामों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जेन जी को सोशल मीडिया के कारण इसकी अवेयरनेस पूरी तरह से हो चुकी है। आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से पब्लिक आई थी, मोदी जी की, मुझे एक डीएम बता रहे थे कि किस तरह से जब पीएम की रैली होती है या रोड शो होता है, पूरे प्रशासन को और वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सारा गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है राज्य सरकार का, वो केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए लाता है। तो उन्होंने ये खुद कहा था डीएम ने कि जो राहुल गांधी के पास जो भीड़ आई है वो नेचुरल आई है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि पिछले कम से कम 25-30 सालों के बाद लोग सड़कों पे इतने भारी मात्रा में उतरे हैं अपनी स्वतः इच्छा से, मोदी जी की रैली की तरह से नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये खतरा हमारे सामने मौजूद है। तो अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो जिसके बारे में मैंने कहा कि ये भारत की, और उसको फिर से समझ लीजिएगा। और संजय जी, ये मैं पीछे वाला बैक पोर्शन दिखा दीजिएगा दशा का, ये जिससे कि निशिकांत दुबे भी कम से कम इस प्रोग्राम को देखे तो समझ रहे हैं कि यहाँ मंगल की दशा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मंगल की दशा जो है 6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और 6 सितंबर 2032 को खत्म होगी। ये मंगल की दशा है पूरी। और मंगल की दशा में क्या क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, आगे बढ़ता हूं, पहले जब हमने एक रिसर्च की थी संजय जी, तो मैंने देखा भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ जब जेपी ने छात्र आंदोलन किया था, वो तारीख दर्शकों आप गूगल से सर्च कर लिए, 18 मार्च 1974 थी। 18 मार्च 1974 को पटना से ये आंदोलन शुरू होता है। और उस दिन भी जो मैंने आपको भारतवर्ष की कुंडली दिखाई है, उस समय भारत की कुंडली में बुध में मंगल की दशा थी। आप सोचिए, तब तो मंगल की अंतर्दशा थी। आज 7 वर्ष की मंगल की दशा शुरू हो गई है, 7 इयर्स की। और मंगल अपने आप में उत्तेजना का कारक है। कब से शुरू हुई है ये? 6 सितंबर से। आज हमारा 14 सितंबर को है, 1 हफ्ता हो चुका है। तो ये जो जितनी बातें नेपाल के आंदोलन की बताई है मैंने, ये भारत में कौस या ग्रह दशा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम बनता नहीं है। ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है कि जैसे लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक फैन लगाया है, सीलिंग फैन, लेकिन जब तक उसका बटन ऑन नहीं करोगे तब तक वो पंखा चलेगा नहीं, फैन चलेगा नहीं, उसकी एनर्जी का आपको प्रभाव नहीं पता लगता है। इसी तरह ज्योतिष में माना जाता है कि कितने ही ग्रह योग हों, लेकिन अगर दशा जब तक नहीं आती, मतलब उस प्लेनेट की एनर्जी नहीं मिल रही है, तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो आपकी कुंडली में जो मैंने भारत की कुंडली बता देता हूं, 5वें घर से संतान देखी जाती है। और 5वां घर होता है संजय जी एजुकेशन का। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपकी खुद की शिक्षा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 5th हाउस से देखे जाते हैं। तो संजय जी, इस 5वें घर में भारत की कुंडली में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। मतलब इतना खराब है 5वां घर हमारी कुंडली में शनि और मंगल की। तो जब या तो शनि की दशा आती या मंगल की दशा, तब प्रभाव मिलेगा। और इसी तरह से डेमोक्रेसी का हाउस जो है 9th हाउस, 9th हाउस डेमोक्रेसी का, 9th हाउस जुडिशरी का भी होता है, 9th हाउस आपका डिप्लोमेसी का भी होता है। सो भारत की कुंडली जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, उसमें 9वें घर पे और 5वें घर पे दोनों पे शनि मंगल का प्रभाव है। तो संजय जी, 5वां घर विद्यार्थियों का होता है, मंगल उसको देख रहा है। तो इसीलिए छात्र आंदोलन के जरिए शुरुआत होगी
कि अभी तक, और आपको बता देता हूं जानकारी के लिए संजय जी, अभी मोदी जी अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था 20,000 की पब्लिक आसाम में सड़कों पे आदिवासी लोग निकले हैं। अपने मोदी जी ने उनको इलेक्शन में 10 साल पहले कभी क्या नाम कमिट किया होगा उनको शेड्यूल ट्राइब में रखने का, तो वहां पर बहुत बड़ी रैली हुई है। 20,000 के आसपास सड़कों पर मशाल लेकर निकले हैं। इसी तरह से आपको बता रहा हूं कि नोएडा वगैरह में भी मैं कोई इंस्टीट्यूशन में मर्डर वगैरह हो गए, कोई ट्रिगर पॉइंट होगा तो वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टूडेंट से निकलेगा अभी, ये जो अभी आपके आने बढ़ने वाला। और आपको दर्शकों, आपको जानकारी के बता देता हूं, किसी भी क्रांति के लिए ज्यादा नहीं, जहां पर निर्दोष 8-10 बच्चों की हत्या होती है, नेपाल में भी यही हुआ था, वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कोई दुनिया की मिलिट्री, आपको जानकारी के बता, कोई दुनिया की मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने बच्चों के इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। आपने नेपाल में भी देखा, आपने बांग्लादेश में भी देखा, आपने श्रीलंका में भी देखा, रोक पाए थे क्या वो लोग? इतनी फौज तो उनके पास ही। तो ये विषय होता है कि 8-10 की कहीं आहुति जाती है। और अंग्रेजों को भी देखिए, जब लोग मरना शुरू किया तो अंग्रेज भी उनके हाथ पैर फूल गए। तो अंग्रेज तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज ये प्रोग्राम है भारत की, तो ये भारत की हॉरोस्कोप में 6 सितंबर 2025 से 7 वर्ष की मंगल की महादशा शुरू हो रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मार्च सिग्निफाइड पुलिस, आर्म फोर्सेस, आर्मामेंट्स, सर्जन, डेंटिस्ट, एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, एब्डक्शंस, मिलिटेंसी, डेकोइटी, बर्गरी, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, ये मंगल के कार्य करते हैं। एक्सीडेंट, हरिकेन, टाइकून, volcanoes, engineers, manufacturing and industrial progress, real estate, business, land. It is believed that wars have always followed when Mars approaches closest to Earth. Administrators battle arguments, bile, opposition, obstacles. आज के प्रोग्राम में मैं भारत की हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए बताना चाहता हूं कि 2015 से जब भारत की, संजय जी, आज आपने मोदी जी को शासन करते हुए, बीजेपी को और ये आरएसएस को मौज करते हुए देखा, अंधभक्तों की भी बाढ़ लग के आ गई। वो सब क्यों हुआ? क्योंकि 10 वर्ष की आपने बेवकूफ बनाने वाली चंद्रमा की दशा चल रही थी। इमोशनली आप लोगों को इमोशनल इश्यूज से आप बहका लेते हो, वो चीजें आप खत्म हो गई हैं। 2015 से जब भारत की मून की महादशा शुरू हुई, जो कि हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, संवेदनाओं, पब्लिक ओपिनियन और परसेप्शन का सिग्निफिकेटर है, तब देश में रियलिटी से दूर भावनात्मक इश्यूज ज्यादा हावी हो गए। 2018 में भाजपा की भी 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू हुई, जो 2028 तक रहेगी। इसका एडवांटेज बीजेपी ने उठाया और इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ करेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, नोटबंदी, इल टाइम्ड फॉल्टी जीएसटी के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एमएसएमई का बर्बाद होना, देश में एवरी स्टेज और एवरी लेवल पर करप्शन, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों पर अत्याचार, एजुकेशन सेक्टर में करप्शन, माफिया राज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल, उन्हें कमजोर करना, इलेक्शन मैनिपुलेशन एट एवरी लेवल, ईवीएम, वोट चोरी, धारा 370 जैसे रियल इश्यूज को इग्नोर करके राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, धारा 370 पाखंड का भ्रामक प्रचार करके मीडिया पर कंट्रोल करके देश को गुमराह किया। सरकार से प्रश्न पूछना, जो कि डेमोक्रेसी में पब्लिक का फंडामेंटल राइट है, उसका और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस का वायलेशन करके डेमोक्रेसी को कमजोर किया गया। आरएसएस ने भी बीजेपी और भारत सरकार का साथ देकर देश के साथ धोखा किया। केवल कुछ कॉर्पोरेट के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेसी को बर्बाद किया गया। केवल और केवल मोदी जी को महान दिखाने के लिए हजारों करोड़ पब्लिक के टैक्स पेयर के रुपए पानी की तरह एडवर्टाइजमेंट और फॉरेन ट्रिप्स पर, रोड शोज में बर्बाद किए गए। लेकिन 6 सितंबर 2025 से 7 वर्ष की मंगल यानी मार्च की महादशा, जो कि इंडिया के हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में बैठा है, फाइनेंस इकोनॉमी में प्लेस्ड है, और 5th हाउस स्टूडेंट्स और स्टॉक मार्केट, और 8th हाउस और 9th हाउस जुडिशरी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेसी, इनको प्रभावित करता मंगल के हाउसेस को अपनी एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मंगल 12वें घर का, 12वां घर से देखा जाता है जेल, ह्यूमिलेशन, फॉरेन कंट्रीज, टेररिस्ट एक्टिविटी, और 7th हाउस होता है वॉर, इमेज, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस का लॉर्ड भी है। मतलब ये मैंने मंगल के इन्फ्लुएंस बताया कि हमारे भारत की हॉरोस्कोप में किन किन ग्रहों पर, किन के भावों पर और किसके क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। 12th एंड 2nd 12वां घर, ये ज्योतिष के सिद्धांत में बता देता हूं, ये राइटर जरूर शेयर कीजिएगा कि भारत के लिए नुकसान कितना है। 12th लॉर्ड इन 2nd हाउस, 12वें घर के स्वामी का दूसरे घर में संबंध। संजय जी, आपकी कुंडली में भी किसी के हो तो बता देना, आप आदि ज्योतिष समझ जाओगे। नॉट गुड फॉर इकोनॉमी,
कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर, ह्यूमिलेशन और फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा और एफडीआई घटेगा। मतलब नुकसान का कनेक्शन आपने आपकी जेब में जिसकी कुंडली में हो ना, 1 करोड़ उसके दे दो, 1 करोड़ भी उसके लिए ऐसे होंगे जैसे पॉकेट में छेद हो जाता ना, सारा पैसा निकल गया। तो ये 12वें घर का लॉर्ड जहां भी संबंध बनाएगा उस जगह पर नुकसान करा देगा। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस फ्रॉम हिज पोजीशन, नॉट गुड फॉर ट्रेड एंड कंट्रीज इमेज, मैरिज इंस्टीट्यूशन विल वीकन ड्यूरिंग दिस 7 ईयर। मैंने पहले ही पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप बच्चे आज के आपके जब इतनी इनसिक्योरिटी है, डेमोक्रेसी है नहीं, पीस है नहीं, काय को बच्चे शादी करेंगे? सो शादियों में भी कमियां आएगी, इंस्टीट्यूशन वीक हो जाएगा, मैरिज इंस्टीट्यूशन। 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस, 12वें घर का स्वामी अगर 5वें घर को देखे, इंडिकेट्स कर माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, आपके देश से स्किल्ड वर्कर का माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। जो टैलेंट है वो बाहर जाएगा, टैलेंट आपका बाहर जाएगा, ये देश छोड़ के जाएगा। 7 वर्ष की मैं आज बता रहा हूं क्योंकि मुझे मैं सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 7 वर्ष के भविष्य को मैं आज देश के आप लोगों के सामने बता रहा हूं, इसलिए अपने आप में ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिकेट्स माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्री, fertility rate will drastically drop, agitations will start in education institution। मैंने कहा ना आंदोलन शुरू होंगे शिक्षा विद्यालयों से, because of paper leak, administrative control and crimes against students, police force will try to crush those agitation। जिस दिन भी किसी यूनिवर्सिटी में, संजय जी याद ट्रिगर पॉइंट मेरा याद कर लीजिए आज भविष्यवाणी, जिस दिन भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर पुलिस ने गोली चला दी, उसी दिन से ये कान आग लग जाएगी। ये वहां का ज्वालामुखी मतलब माचिस की तीली का काम करेगा। तो देश में सत्ता में बैठे लोग समझ लें, जो 75 साल के बुढ़े लोग हैं, ये देश का भविष्य नहीं है। देश का भविष्य कोई युवा हो सकता है। इनको समझने, जैन जी आपको नहीं मानता है क्योंकि जैन जी के आगे आपकी नॉलेज कुछ नहीं है। जैन जी आपकी सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो जानता है। तो यह है 12th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 9th हाउस, सुप्रीम कोर्ट विल बी हाइपर एक्टिव एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। Our diplomacy will be governed by big foreign powers। हमारी जो डिप्लोमेसी विदेश नीति वो बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूमेगी। कहीं चाइना के आगे आप फुटबॉल की तरह, मतलब हम एक फुटबॉल की तरह हो जाएंगे। कभी जीपिंग लात मारेगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप लात मारेगा। वही हमारे अंधभक्तों का भी हालत हो चुका है देश में कि जब मोदी जी कभी चीन के पास जाते तो अंधभक्तों की छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं। तो वो मोदी जी की तरह, मोदी जी लकिक करते हैं अंधभक्तों को, तो वो चाइना की तरफ प्रो चाइना हो जाते हैं। और जब वो डोनाल्ड ट्रंप उनको बुलाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करने लग जाते हैं। सो ये हो ही रहा है। ये मंगल राहु के, देखो मंगल बहुत खराब है हमारी भारत की कुंडली में। मंगल राहु के नक्षत्र में है, जो कि भारत की हॉरोस्कोप में लग्न में है। ये क्रूर पाप ग्रह की तरह रिजल्ट्स देगा। भारत के डिविजनल चार्ट्स में भी, मैंने ये डिविजनल चार्ट है, जरूर शेयर कीजिए भारत की कुंडली के साथ लगा के। संजय जी इसमें कुंडली में मंगल आंदोलन के घर में ही बैठा है, आंदोलन के घर में, और पीड़ित केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। ये मंगल भारत के डिविजनल चार्ट्स में ये मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। और इलेक्शंस, ट्रिगर पॉइंट इलेक्शन आ रहा है वोट चोरी का। ये 6वां घर हमारा चुनाव का होता है। ये इलेक्शंस, एजिटेशंस, वायलेंस, एक्सीडेंट के 6वें भाव 6th हाउस में प्लेस है। और 4th एस्पेक्ट से डेमोक्रेसी के 9th हाउस, 12th हाउस जेल और लग्न को प्रभावित कर रहा है। अतः भविष्यवाणी सुन लीजिए, अतः श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता जैन जी, क्योंकि इस जनरेशन का मूल स्वभाव सिस्टम को बदलने का है। जनरेशन जैन जी का जो मूल स्वभाव है, उनकी मूल क्वालिटी है चेंज की है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता, मतलब जनता का मतलब जैन जी, क्योंकि इस जनरेशन का मूल स्वभाव सिस्टम को बदलने का है। अहंकारी, दमनकारी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें शुरुआत छात्रों, यंग स्टूडेंट्स के द्वारा होगी। इस आंदोलन का एम वोट चोरी रोकना, संविधान, प्रजातंत्र को बचाना, इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी, कमजोर करेंसी जैसे इश्यूज पर आधारित होगा। इस आंदोलन का जो भारत में होगा, ये भारत की हॉरोस्कोप में अनेक ग्रह योग, प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन के कारण संकेत मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे जी, ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, कुंडली है। अगर आप जोशी होते तो मेरे से आकर डिस्कशन करें, 1-to-1 का भी पॉडकास्ट कर लेंगे। जब मंगल की महादशा शुरू हुई उस समय ब्रह्मांड में कन्या राशि थी। संजय जी ये बीजेपी की कुंडली है। एक संकेत और मैं दे रहा हूं कि हम ये अब देखते हैं कि सत्ता में जो पार्टी बैठी है
उसके ऊपर ये मंगल की महादशा का प्रभाव। तो मंगल की महादशा जब शुरू हो रही है, जिस समय मंगल की महादशा शुरू होती है, ब्रह्मांड में कन्या लगन था, तो बीजेपी का चौथा घर है, और चौथा घर जो होता है संजय जी, वो होता है सिंहासन का, कुर्सी का। जब मंगल की महादशा शुरू हुई, उस समय ब्रह्मांड में कन्या राशि उदय हो रही थी। मंगल लग्न में था, जो कि इस कुंडली का 8th लॉर्ड है, और 6th लॉर्ड और 5th लॉर्ड शनि 7th हाउस से इसे रेस्पेक्ट कर रहा है। ये एक अत्यंत खतरनाक और अशुभ ग्रहों का संकेत है कि बीजेपी की हॉरोस्कोप में कन्या राशि 4th हाउस यानी कुर्सी और क्राउन का खतरा, मतलब सत्ता परिवर्तन का बीजेपी की कुंडली में खतरा इस मंगल की दशा से। बीजेपी के और भारत की कुंडली जो मैंने आपको दिखाई, उसमें चंद्र कुंडली में मंगल 10वें घर का स्वामी है, मतलब 10वां घर होता है सत्ता का। वो 12वें भाव में बैठा है, रिजाइन जेल ह्यूमिलेशन में है, प्लेस है। अतः देश में भी सत्ता परिवर्तन का योग है मंगल की दिशा में। भारत की कुंडली से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया संजय जी, और आपकी क्या नाम है बीजेपी की हॉरोस्कोप से भी, कि ये सत्ता परिवर्तन का इंडिकेशन दे रहा है। एक चलते चलते मैं आपको बता रहा हूं कि माँ बाप को समझने में आसानी होगी। मेरे भी घर में 2 बच्चों में से एक बच्चा जेनजी कैटेगरी में ही है, तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक में आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपका बच्चा जो जेनजी कैटेगरी में बड़ा सब है, बड़ी प्यारी बिटिया है, आपकी तरह वो नहीं है, उग्र नहीं है, मतलब वो नहीं उग्र तो नहीं है, लेकिन भाई साहब इतनी नॉलेज है, कितनी प्यारी और कितनी जानकारी वाली बच्ची है, बहुत माहौल में रह रही है। बताइए आप, जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं आज आपको बता देता हूं, एक ये राइट अप है, जरूर शेयर कीजिएगा। वेरी हेल्प, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर पेरेंट्स। ये पूरे भारतवर्ष के पेरेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये राइट अप जरूर शेयर। इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ जेन जी। ये वो जनरेशन है जो आप लोगों का फ्यूचर है। हमारा 75 साल का बूढ़ा आदमी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, चाहे वो मोहन भागवत हो या कोई और हो। जेन जी जो who were born from 96 to 2012, Gen Z exhibits distinct emotional, psychological and intellectual qualities shaped by their unique socio-culture and technological environment. पहला है इमोशनल क्वालिटीज क्या है इन लोगों के अंदर, एम्पैथेटिक एंड सोशली अवेयर। ये लोग बहुत दया करुणा वाले हैं। देखा नहीं वो आप कुत्तों वाले जो स्ट्रीट डॉग्स के मसले में भी तुरंत प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि एम्पैथी बहुत है इन बच्चों के अंदर। एम्पैथेटिक एंड सोशली अवेयर है, सोशली बहुत अवेयर है ये बच्चे, क्योंकि उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नॉलेज इंफॉर्मेशन आ जाती है दुनिया भर की। दिस जनरेशन इज ऑफन हाईली एम्पैथेटिक with strong sense of social justice. They prioritize inclusivity, diversity, and causes like climate change, racial equality, and mental health advocacy. They like more engagement and activism on online. वे अपने ग्रुप बनाकर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। ये नेपाल में भी आपने देखा। नंबर 2, अब इनका एक कहता है एंजाइटी प्रोन जरूर होते हैं ये बच्चे। ग्रोइंग अप विद कांस्टेंट डिजिटल एक्सपोजर एंड ग्लोबल क्राइसिस लाइक कोविड-19, क्योंकि ये जनरेशन का पैदा हो रही है कोविड-19 के बाद आई है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, एलाइट कंट्रोल है डेमोक्रेसी का। जगह जगह एलाइट लोगों ने, मतलब समृद्ध लोगों ने देश की और सत्ता पर कब्जा कर लिया, प्रजातंत्र पर कब्जा कर लिया। उस जनरेशन में ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर ये एंजाइटी भी है। तो कोविड-19 क्या कॉज था इनकी एंजाइटी के लिए, क्यों है कोविड-19? इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, क्योंकि इतना अमीर और गरीब में इतना गैप ज्यादा बढ़ गया है ना, तो वो भी इनके दिमाग में है बच्चों के। एलाइट कंट्रोल ऑफ डेमोक्रेसी, जेन जी रिपोर्ट्स हायर लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये रिसर्च में आया है, ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है संजय जी कि इस जनरेशन को एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है। नंबर 3, ओपन अबाउट मेंटल हेल्थ। दे आर मोर लाइकली टू डिस्कस एंड सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। हमारी आपकी जनरेशन में अगर कोई आपको एंजाइटी वगैरह हम जल्दी कहते नहीं थे, नहीं तो लोग कह गए यार देखो पागल है, मानसिक रूप से पागल। आज के बच्चे शेयर कर लेते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। आज का जेन जी का बच्चा तुरंत कह देगा पापा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो वो ओपन है। नंबर बी है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज क्या है, रेजिलियंट येट फ्रेजाइल। जेन जी डेमोन्स्ट्रेट resilience in navigating a fast changing world but can feel overwhelmed by information overload and societal pressure. They have adaptability but also feelings of burnout. Number 2, individualistic with community focus. They value personal authenticity and self expressions but are community oriented, often forming tight knit digital or local groups.
This duality reflects a balance between personal identity and collective system. Pragmatic optimism, while hopeful about creating change, they approach challenges with realism, shaped by witnessing economic downturns and political polarization. नंबर 3, इंटेलेक्चुअल क्यों है ये बच्चे? बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज क्या है इन बच्चों की? Digitally native and informative savvy as the first generation, because they are the first generation to grow up with smartphones. ये जनरेशन संजय जी कौन सी जो स्मार्टफोन्स के पीरियड में पैदा हुई है? So with smartphones and social media, Gen Z excel at processing vast amount of information quickly. They are critical consumers of content, often cross-referencing sources to combat मिस इन्फॉर्मेशन. इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते. मिस इन्फॉर्मेशन को ये तुरंत चेक कर लेंगे गूगल से, चैट जीपीटी से, ग्रोक से, कहीं से भी. तो इसीलिए इन्होंने देखिए मीडिया हाउसेस को नेपाल में क्यों जला दिया. हमारे भारत के मीडिया हाउसेस के लिए भी चेतावनी है कि जितना आपने 10 साल में इन बच्चों के साथ अन्याय किया है देश की जनता के साथ, ये बदला लेने के लिए आपके पास जनता कभी भी आ रही है, क्योंकि आपने पूरा देश के साथ धोखा किया है. Number 2, entrepreneurial and creative. Gen Z is innovative with many pursuing side hustles of content creation. Gen Z engage in freelance work. Number 3, short attention spans but multitasker. Their constant exposure to digital stimuli results in short attention span. करीब 8 सेकंड का इनका attention span होता है, 8 सेकंड में बदल जाता है थॉट. But they are adept at a multitasking and quick decision making. These qualities stem for growing up in a hyper connected world with access to instant information, social media and global issues. Economic challenges like student debts and housing costs alongside cultural shift toward inclusivity shape their worldview. Their intellectual agility is tempered by emotional sensitivity to global crisis, making them both proactive and introspective. दोनों ही क्वालिटीज इस जनरेशन के आगे हैं. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा. मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे जब बच्चों के सामने डिसीजन किया है, बच्चों के ब्रेकअप हो जाते हैं, या बच्चे ने, जैसे एक बच्चा मेरे पास आया जिसने 3 अटेम्प्ट ले लिए थे आईएएस के, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा. ऐसे बच्चे मेरे पास लगातार आते रहते हैं. सो दे आर हैप्पी विद मी, क्योंकि मैं उनसे बार बार यही कहता हूं कि आप हनुमान जी के साथ जुड़िए, कि जेन जी की अगर कोई मदद कर सकता है तो केवल और केवल हनुमान जी. तो हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करते रहे. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का. जय श्री राम, जय हनुमान. ये जो राजीव नारायण जी और पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर. शुक्रिया, थैंक यू.